ओके जी, तो ऑनलाइन वालों जानिए आप लोगों को आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। चलें जी, तो सो फार हमने जो इंटरनल कंट्रोल का होमवर्क दिया था आपको, उसमें हमने 3 कंट्रोल प्रोसेसेस को डिस्कस कर लिया था और 3 के बाद अब हम आते हैं चौथे पे। चलें जी, तो अब हाँ आईडी कंट्रोल वाला लगा सकते हैं, लिमिट चेक वाला वो हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अब वही वाली कहानी होगी, मैंने रीड करना है, मैंने पूछना है और जिस तरीके का सवाल होगा वैसा ही आपने जवाब देना है। सही है जी? तो चौथा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट रिसीट इज रिकॉर्डेड इन द फिक्स एसेट रजिस्टर व्हेन द जीआरएन गुड रिसीट नोट इज प्रिपेयर्ड and is recorded in the journal ledger when the invoice is received to ensure the accuracy of both liability and the asset recognition। अच्छा, अब हमने एक जायज़ा लिया, हसान कह रहे हैं ऑल करेक्ट, हमने एक जायज़ा लिया और हमने जायज़ा इस चीज़ का लिया कि फिक्स एसेट की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, क्योंकि आप समझते हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू हैवंट स्टार्टेड ऑडिट टिल नाउ। आप अभी तो से समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या इदारा करता है, उस समझने में कोई लूप होल तो नज़र नहीं आते। अगर उस अंडरस्टैंडिंग में लूप होल नज़र आते हैं तो आई थिंक आई शुड फोकस ऑन दैट एरिया एज वेल, कि ज़्यादा फोकस वहाँ पे होगा। चलें, तो जानी आप बताएं, इस बात पे रोशनी डालें कि ये जो चौथा वाला पॉइंट है, प्लीज़ बीच में नहीं बोलिएगा क्योंकि इसको बोलने दीजिएगा। अच्छा, क्या ये जो प्रोसेस लगाया है मैनेजमेंट ने, क्या ये सही है गलत है? जानी सोच के, एकदम टाइम ले लो सोच के। समीर भी कह रहे हैं नो डेफिशिएंसी, मतलब देखो ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ लिखी है उसमें डेफिशिएंसी हो सकता है कि ना हो। ओके है, शहीद भी कह रहे हैं, शाफे भी कह रहे हैं सही है। जानी प्लीज़, यार बातें नहीं, देखो जब टेस्टिंग है तो बातें नहीं, टेस्टिंग में बातें नहीं, जल्दी। गलत है, बता दो सबको क्यों गलत है। नहीं, आपका आंसर गलत है, अधूरा है और बिल्कुल पथेटिक है। सही है, देखो नहीं, उर्दू में बता दे, इंग्लिश में नहीं बता। हसान कह रहे मसला नज़र नहीं आ रहा, सही है, उसको नहीं आ रहा भाई, हर किसी का अपना प्रोसेस है, हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हर किसी की अपनी नॉलेज है। आप इस जगह ऑडिटर हैं तो हो सकता है आपको कोई मसला ना देखे, हो सकता है मुझे भी कोई मसला ना देखे और हो सकता है किसी को दिखे मसला। तो हम तो आपकी राय पूछ रहे हैं, मसला है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। क्यों के साथ जवाब होगा ना कि क्यों नहीं है। हाँ जानी, जल्दी, नहीं आ समझ? मुश्किल अंग्रेजी है ना, बहुत डिफिकल्ट, वेरी मच। अच्छा, अब आफिया कह रही है मसला है। चलें अभी एक एक करके देख लेते हैं। अहमद आते के साथ ही बता दे चौथे वाला, जल्दी। बैठ गया एक मिनट, बैठ गया और ये देख के बता दे कि चौथे वाले प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग में क्या तुम्हें कोई इशू नज़र आ रहा है? हाँ, रीड करो। हादी वेरी गुड, सही लिखा है। हाँ जी, नहीं तो अब सही कर रहा है या गलत कर रहा है? तो गलत क्यों कर रहा है, इससे कौन सी असर्शन पे इम्पैक्ट आ रहा है? भाई ये कह रहे हैं कि सर, एक एक करके सवाल है, ये कह रहे हैं सर कंप्लीटनेस की असर्शन पे हिट आ रही है, क्या ये सही कह रहा है? सही कह रहा है। अच्छा, कंप्लीटनेस का इशू इसलिए है क्योंकि वो वेट कर रहा है इनवॉइस के आने का, जबकि एसेट आ चुका है। यस, तो वही कंप्लीटनेस हो गई ना, वही कंप्लीट, यानी एसिड के सेल्फ रिकॉर्ड ना होने का मसला और उससे रिजल्टिंग डेप्रिसिएशन भी इनकम्प्लीट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ओवरऑल कंप्लीटनेस की असर्शन पे हिट आ रही है? अच्छा, अब देखो यूजुअली ये मैंने जो तुम्हें केस बना के दिया ना, वो रियल लाइफ से बना के दिया। होता ये था एक क्लाइंट के ऊपर कि वो बोलते हैं, मैंने बोला यार तुम एफएआर में कब रिकॉर्ड करते हो? तो वो कह रहा है एफएआर में तो तब रिकॉर्ड करते हैं जब जीआरएन बन जाती है। अच्छा, ये बच्चा सुन के आ गया। मैंने कहा भाई जी मतलब एफएआर क्या जीएल से कनेक्टेड है? उसने बोला नहीं, ऑटोमेटिक नहीं है। तो मैंने कहा दैट मीन्स कि एफएआर में आना अलग बात है।
तो बच्चा मुझे कह रहा था तो फर्क क्या है, FAR में तो आ गया। मैंने कहा भाई तुम ऑडिट किसका कर रहे हो, GL का, FS का। तो अगर एक चीज GL में नहीं आई मतलब वो कंप्लीट। तो देखो हम तो उस चीज पे भी काम करते हैं जो रिकॉर्ड होने से रह गई। तो ये सारे मसले मुझे कहां से पता लगेंगे, जब मैं समझूंगा इंटरनल कंट्रोल्स को। मुझे कंट्रोल का देख के ही अंदाजा हो गया कि यहां पे ये मिसिंग चीज हो सकती है। पता है इसको ऑडिट करने का तरीका इतना आसान हो जाएगा, आप ये बोलोगे जो आखिर आखिर में GRN बनी है उसके GL से रिकॉन बना दो, दैट्स इट। वो वहीं से पकड़ में आ जाएगा कि कंप्लीट है या नहीं है, सीधा सामने आ जाएगा। अच्छा क्या आप नजूमी थे कि आपको पता है कि ये मसला है, या इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग से? तो आपने कहा कि भाई कंट्रोल बना हुआ तो है पर डिजाइन इफेक्टिव नहीं है। तो वेरी गुड, इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि यहां पे इस केस के अंदर एक कंप्लीटनेस का इशू है कि आपके पास वो चीज कंप्लीटली रिकॉर्डेड नहीं होगी। चलें तो अब यहां पे अगर मैं वैसे ही रीड करूं, एक पहली बार बताया ना, चलो बताया तो सही। अच्छा, एसेट रिकॉर्डेड इन GL व्हेन इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड। अच्छा ये इन्होंने, ये शैजुल भाई हैं हमारे, बड़े बुजुर्ग हैं, इन्होंने कहा कि एसेट रिकॉर्डेड इन GL व्हेन इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड, इंपैक्ट लिखा है एज इफ द एसेट रिकॉर्डेड इन GL बेस्ड ऑन द इनवॉइस एज अ रिजल्ट एसेट्स में नॉट बी कंप्लीटली रिकॉर्डेड इन द लेजर, एंड में कंप्लीटली रिकॉर्डेड इन लेजर। नहीं नहीं नहीं, आगे भंड मार दिया। ऊपर तक चुप रहते तो कहानी बिल्कुल सही थी, आगे जो होशियारी की ना वो गेम खराब कर दिया। ऊपर वही बताते हैं कि भाई अगर एसेट कंप्लीटली रिकॉर्डेड नहीं होंगे तो आपकी नजर में जानी ये बता दो रिकमेंडेशन क्या होगी? वेरी गुड, रिकंसिलिएशन शुड बी प्रिपेयर्ड बिटवीन द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर एंड द GL। जिस बच्चे ने ये लिखा ना GRN और उसकी रिकॉन, वो गया, क्योंकि रिकमेंडेशन में आपको FAR से उठा के कहां फेंकना है, GL में, क्योंकि FAR तक तो आ गया है, कहां नहीं पहुंचा, GL में। तो प्रोसेस ये है कि GRN से FAR, FAR से GL। तो आपने रिकॉन बनाने का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है कि आपने रिकमेंडेशन देनी है। पहली चीज कि एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन GL व्हेन द GRN इज प्रिपेयर्ड। एक ये लिखा आपने, ये बिल्कुल सही है कि एसेट should be recorded in GL at the time of preparation of GR। ये तो सही है, ये तो गुड रिसीट नोट बन गया, ये तो सही है। फिर मजीद कंट्रोल रिकमेंड करोगे, इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीटनेस a reconciliation mechanism should be introduced to reconcile the fixed asset register with the general ledger, ताकि ये कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाए, क्योंकि ये कंट्रोल आपको मिसिंग दिख रहा है, ये है नहीं। पहले बताओ बात समझ आती है? तो कोई ऐसा बच्चा जल्दी बता दो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जिसने ये गलत लिखा था। अच्छा डेफिशिएंसी, कोई ऐसा बच्चा जिसने डेफिशिएंसी नहीं पिक की? हाँ सही है, तो सीखने आए हुए। चले ओके, यानी दो काम हो गए ना, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डेफिशिएंसी नहीं पिक की, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डेफिशिएंसी क्या, रिकमेंडेशन भी चौसियों ने नहीं पिक की। तो खतरे में वो हैं जिन्होंने दोनों बता दिए। हाँ डेफिशिएंसी पिक कर ली, रिकमेंडेशन में एक आध मिस हो गया, चलता है। हाँ बस कोई मसले वाली बात नहीं है, एग्रीड। नहीं ये इस पे एग्जामिनर नाराज होता है, वो बाज औकात आपको बुला लेता है। नहीं वैल्यूएशन नहीं, देखो अल्टीमेटली तुम सब बताओ, हर चीज अल्टीमेटली वैल्यूएशन को हिट करेगी ना, पर वो वजह क्या है, कंप्लीटनेस, कि कंप्लीटली रिकॉर्ड। तो हर चीज अल्टीमेटली विल एंड अप एट वैल्यूएशन, पर आपका प्राइम मकसद ये है कि कंप्लीटली रिकॉर्ड हो जाए। वैल्यूएशन का पता है मसला कब होगा? जब आप कहें कि कंप्लीटली रिकॉर्ड हुआ है फिर भी कैलकुलेशन में भंड है, अब क्या है, वैल्यूएशन। तो हम खैर इंप्रूव कर रहे हैं, सीख रहे हैं, दैट्स वाई हम डिस्कस भी कर रहे हैं उसको, कोई मसले वाली बात नहीं। ये करोगे सही कर लोगे फिर से मुश्किल बना के दूंगा ताकि सोचने का सलीका आ जाए। सही है, वो कर रहे हैं हम। चलें, और एक वो पता नहीं कौन सा बच्चा है कल वो जो कह रहा था कि ऐसा शौहर कहाँ से मिलता है, वो था ना एक बच्चा, हाँ वो आया नहीं, पता नहीं कहाँ है, पता नहीं नाम क्या था, हाँ ऐसा। चलें, क्यों? वही तो, तभी तो मैंने उसका जवाब दिया, पर मैंने कहा चलो सही है, बट खैर
कल की क्लास कैंसिल हो गई थी। जी जी राबेल, कल की क्लास कैंसिल हो गई थी। अच्छा अरे भाई एक सवाल है, सुनिएगा इधर। सर आपने बोला कि एक रिक्वेजिशन के अगेंस्ट एक से ज्यादा पीओ बन सकते हैं सिर्फ क्वांटिटी चेक के लिए लिमिट चेक कंट्रोल लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे आप में से किसी ने एक सवाल किया था कि सर क्या एक रिक्वेजिशन के अगेंस्ट में 3 पीओ बन सकते हैं। यस, पर आप क्वांटिटी पे लिमिट लगाओ ना कि जितनी क्वांटिटी मंगवाई जा रही है उससे ऊपर पीओ बनना, तो उन्होंने लिमिट चेक कंट्रोल लगा दिया था, वो तो ऑटोमेटिक हो गया था। सही है सर, बता देंगे जीआरएन और जीएल की रिकॉर्ड बनाने से मसला सही हो जाएगा? नहीं, पहले जीआरएन से घसीट के कहां लाओगे? एफएआर में, और एफएआर से अच्छा अगर बीच में कोई आपको बोले कि एफएआर बनता ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ा वंड है, क्योंकि अलग अलग ट्रैकिंग तो एफएआर में हो सकती है, जीएल में डेबिट क्रेडिट को कहां ढूंढते फिरोगे? बात समझ आ रही है? तो असल चीज पहले कहां रिकॉर्ड होती है? एफएआर में, और एफएआर से जीएल में, क्योंकि जीएल में क्यूमुलेटिव एंट्रीज जाती हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल सही है। ओके, तो पीओ एंड जीआरएन वाले केस था ना, ये तो मल्टीपल जीआरएन वाला। अच्छा अब यहां पे अलीशा ने लिखा है एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द जनरल लेजर ओनली आफ्टर द इनवॉइस इज रिसीव्ड, नॉट ओनली व्हेन द एसेट फिजिकली रिसीव्ड। इम्प्लीकेशन देयर इज अ डिले इन रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स कॉजिंग अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। यानी अंडर स्टेटमेंट लिख लेना और कंप्लीट लिखना बात एक ही। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, तो आप अंडर स्टेटमेंट के जुमरे में लिख लो या कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे, बात एक ही है, आइडिया सेम कन्वे हो रहा है। सर शैजिल कह रहे हैं कि सर रिकमेंडेशन में ये आएगा कि एसेट जीएल में एफएआर से आने चाहिए, ना कि इनवॉइस की बेसिस पे। चल इंग्लिश में हमने भी यही बोला था, क्योंकि पहले जीआरएन से तो बन चुका है। समीर कह रहे हैं आफ्टर रिसीट एसेट रिसीट इज रिकॉर्डेड इन द एफएआर रजिस्टर व्हेन द जीआरएन इज प्रिपेयर्ड and it is recorded in the GL when the invoice is received. In fact, there might be a risk of, अच्छा देखो जब आप ऐसे लिख रहे हो ना, there might be a risk of completeness, that means कि आप ऑडिट इम्प्लीकेशन बता रहे हो। हमने ऑडिट इम्प्लीकेशन पूछी है या कंट्रोल डेफिशिएंसी? तो अगर मैं आपको कहता ना ऑडिट रिस्क बताओ, तो आप लिखते कि रिस्क है कि एसेट कंप्लीटली रिकॉर्ड, पर आपके लिखने की थीम हल्की सी क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। आप ये बोलेंगे कि भाई मसला ये है कि पूरे एसेट रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे, पर अगेन मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। किसके पर्सपेक्टिव से? मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। बात सही कर रहे हो, रिस्क तो यही है, पर वो ऑडिट रिस्क है। आप मैनेजमेंट को उसके रिस्क बताते हो कि आप नहीं करोगे तो ये होगा। एग्रीड? चलें, ये तो हो गया हिसाब किताब साइड में, हम इस पे भी टिक लगा लेते हैं। अच्छा अब आते हैं पांचवे पे। अब मैं जिससे पूछूंगा फिर वही बताएगा। चलें जी, as the company is a trading company that purchases inventory from the supplier requiring advance payments, inventory is recorded once the advance payment has been made। वो कह रहा है कि भाई जब मैंने किसी को पैसे दिए, मैंने इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर ली टाइमली बेसिस के ऊपर। सही है जी, तो जानी इसमें कोई मसला है? वैसे तो लग नहीं रहा, तो या तो है या तो नहीं है। ऑडियंस पूल, हाँ होगा, नहीं 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 होगा क्या? मतलब ये तो तुम वो डॉक्टरों के इलाज कराने आए, लग रहा है बुखार है, हो भी सकता है नहीं भी, तो फिर तेरे पास आए क्यों है भाई? जल्दी बताओ क्या मसला है? अब देखो ये वेग हो गया ना। देखो आप जब ऑडिट कर रहे हो तो फिर प्रॉपर जवाब है, या तो मसला है तो फिर क्यों है? हाँ जानी बता। जीडीएन बंड मार दिया? हाँ बोल, जल्दी बोल। जीआरएन। और ये पता है एग्जाम में होता है, जल्दबाजी में ना जीडीएन की जीआरएन चिपका दिया, उसके अगेंस्ट से वो चिपका दिया, तो गया नंबर। जितना कॉन्सेप्ट अच्छा हो उसको लगेगा रट्टा मार के आया है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने बड़ा मोहतात होके, यानी ये कह रहे हैं कि सर, जो अगर मैं समझा आपकी बात, वो कह रहे हैं कि सर ये पेमेंट के वक्त रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि जीआरएन बनने के वक्त रिकॉर्ड होना चाहिए। यस, जब रिसीव हो जाए तब। चलें अब जानी ये बता दो कि आप बताओगे हाँ कि इसमें कौन सी असर्शन की मुसीबत है?
अकरेंस, दोनों 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 बिल्कुल सही। एग्जिस्टेंस और एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती और एक इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन अकर नहीं हुई। एक और बात बताऊं, क्लासिफिकेशन, मैं अभी प्रूफ करता हूं। मैं अभी बताओ। हाँ अब सुनो, क्लासिफिकेशन कैसे, प्लीज प्लीज सुनिएगा। क्लासिफिकेशन ऐसे समझते हैं, क्योंकि आपने उसको इन्वेंट्री में रख दिया, वो होना चाहिए एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर में। किस में होना चाहिए? एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, एडवांस टू सप्लायर में आना चाहिए, रेदर देन बीइंग क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री। उसने किस में फेंक दिया? अच्छा, प्री पेमेंट नहीं, प्री पेमेंट रिलेट्स टू दोज अमाउंट्स दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस। सही है? दिस इज द एडवांस, नॉट अ प्री पेमेंट. Whenever you are talking about prepayment, that means that subsequently it will be converted into an expense, and this is the amount that has been paid that will be converted into inventory. Agreed? अच्छा, अब मैं तुम्हें वैसे एग्जांपल देता हूँ. एक आध क्लाइंट था, प्लीज सुनिएगा. एक क्लाइंट था जिसके अंदर ये इशू थे. वो करता ये था, जब हमने उससे पूछा, जब हमने प्रोसेस समझा, तो प्रोसेस समझते वक्त हमें ये पता लगा कि यार वो पेमेंट के वक्त इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर देता. यानी मैं जब ऑडिट करने पहुंचा ना उसका, इन सारी चीजों को समझने के बाद मेरे भेजे में एक चीज थी कि इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है और वो एग्जिस्ट. अच्छा, जब हमारे बच्चे काउंट करने गए, मैंने कहा था ये देख लेना, तुम काउंट करोगे वो कम होगा, बुक्स में ज्यादा होगा. मुझे रिस्क वैसे ही पता था और मुझे क्लासिफिकेशन का रिस्क भी पहले से ही पता था. मैंने सिंपल पता क्या किया, लंबी की नहीं, मैंने कहा इनसे सारी एडवांस पेमेंट ले और बोले इन्वेंट्री से निकाल के वहां फेंक दे, क्लासिफिकेशन सही हो जाएगी. अच्छा, क्या हम बेवकूफी की तरह एक एक इनवॉइस देख रहे थे, रिस्क पे पहुंच गए. अबे भाई मुझे पता है, सारे एडवांस पेमेंट को मिलाया, इन्वेंट्री से उठा के एडवांस में फेंक दिया, क्लासिफिकेशन भी सही हो गई. अच्छा, इससे एक और बात बताता हूं तुम्हें, एक एक करके सबका रीड करता हूं यहाँ पे, प्लीज फोकस के साथ. हाँ, इधर पहले कहानी सुननी है ताकि लॉजिक समझ आए. मैं आपको एक बात बताऊं, ये किसी शायद कोई पहुंचाओ या नहीं पहुंचाओ, इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज्यादा आएगी. एक्सप्लेन करता हूं कैसे, क्योंकि भाई का अकाउंटिंग भी गेम है ना. सुनो इधर सुनो, कहने का मतलब क्या है, ओपनिंग प्लस परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल होते हैं. इस बात को पहले मद्देनजर रखना है. ओपनिंग प्लस परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर. अब देखो ये कह रहा है क्लोजिंग ज्यादा, फिर भंड मार दिया ना. मैं जब कह रहा हूं तो सुनो, सुनना है, सुनने के पैसे दिए हैं. इधर सुनो, कहने का मतलब यह है कि ओपनिंग प्लस परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, क्लोजिंग की काउंट में वो होगा ही नहीं, तो क्लोजिंग आ गया. अल्टीमेटली यू विल एंड अप चार्जिंग दिस अमाउंट इन सीओजीएस, जबकि वो बिकी ही नहीं है. अबे आई ही नहीं है तो बिकेगी कैसे? आपने बैलेंसिंग फिगर में सीओजीएस चार्ज करा दिया है. पहले बताओ बात समझ आ रही है? इसकी इतनी खतरनाक इंप्लीकेशंस होती हैं, तुम्हारी सोच है. अगर एक कंट्रोल में हटा दूं ना और उसमें डेफिशिएंसी आ जाए, तो देखो इसके इंपैक्ट कहां कहां जा रहे हैं. वो देखो, आप कह रहे हैं आप समझ आ गया सर, गेम समझ आई है कि क्यों मैं इतना कंट्रोल पे फोकस कर रहा हूं. और मैं तो हैरान था इस बात पे कि मुझे कह रहा 14-15 क्लासें हो चुकी हैं एंड स्टिल गोइंग ऑन. क्योंकि जो रिफ्रेशर का बच्चा आता है, मुसीबत सर कंट्रोल तो पहली बार समझ आ रहे हैं और कराएं. अबे तो मतलब मजे ही लेते रहेंगे, मतलब आगे जाना है. वो कह रहा नहीं, चलो मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ कि यार सही है, उसको प्रैक्टिस करनी है, तो मैं डैश ऑफ कंट्रोल भी कराऊंगा और ज्यादा कराऊंगा ताकि हाथ सेट हो जाए. खुद देख लो, ये नए सिनेरियोज हैं. अब वो आपसे इंप्लीकेशन पूछ ले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, हार्डली किसी को पता होगी कि यार इसका सीओजीएस में इंपैक्ट जा रहा है. चलो एग्जिस्टेंस अकरेंस बात समझ आती है. क्लासिफिकेशन की बहुत कम लोगों को पता होगी कि एक इन्वेंट्री में पार्क कर रहा है वो, जबकि आना चाहिए एडवांस में. एनीवेज, कहने का मतलब है क्लोजिंग काउंटेड होती है यार, बाकी तो तुम सीओजीएस में चार्ज करा दोगे. तो क्या पहले बताओ वो इंपैक्ट समझ आ रहा है, हाँ या नहीं? तो सर इस वाली चीज से हमने ये सीखा कि भाई यहां पे ये जो हरकत कर रहा है वो एडवांस के वक्त पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि इसको करनी चाहिए रिसीड के वक्त पे. अब एक आध रीड कर लेते हैं, सही है? इधर जी
हो रही है ना, होगी ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने ईयर एंड पे आके अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि आप क्लोजिंग इन्वेंटरी तो काउंटेड लाते हो, एग्रीड। तो वो सीओ, मैं तो कह रहा हूं आप इंपैक्ट जब बताते हो तो हर इंपैक्ट बताते हो, क्लासिफिकेशन का भी, सीओजीएस की रिकॉग्निशन का भी। पता होगा क्या, अगले साल जब ये इन्वेंट्री आएगी ना तो क्लोजिंग बढ़ जाएगी, सीओजीएस तो कट ऑफ का मसला आ जाएगा। एक कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आगे चार्ज होनी चाहिए वो पहले चार्ज हो गई होगी। बात समझ आ रही है? चलें आगे। अब फोकस के साथ यहां पे देख लेते हैं। शहीद ने लिखा है दिस में क्रिएट ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री दैट एक्चुअली इज नॉट इन एग्जिस्टेंस इन द वेयरहाउस एंड कुड बी लॉस फॉर द मैनेजमेंट व्हेन दे विल काउंट द स्टॉक। लिखने का तरीका गलत है। वो कह रहा है कि भाई मैनेजमेंट के लिए लॉस हो जाएगा जब वो काउंट करेगी। ये कोई लिखने का तरीका, मैंने आपको सिखाया कि आप पहले सवाल से उठाएंगे और बताएंगे इसका क्या मसला है। आप बोलेंगे सिंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग एडवांस पेमेंट द इन्वेंट्री इज बीइंग रिकॉर्डेड इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इट एट द टाइम ऑफ रिसीट। कहानी खत्म हो गई यार। सवाल से उठा के तनकीद करो ना उसके ऊपर कि ये मसला है, इससे ये हो रहा है। अब बताओ इसकी इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन क्या है कि इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड इवन दो इट डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। खत्म हो गई बात यार। क्लासिफिकेशन यही बताया, ऐसे ही लिखना है। अपनी देखो जो लिखने की थीम सिखाई है उस पर स्टिक रहो, उसमें खेलते रहो, उसके आगे पीछे नहीं जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें वो मैक्सिमम एक प्रोसेस बताया है कि जो हो सकता है। एग्रीड? चलें अब एक आध और यहां पे समीर लिखते हैं इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड वंस the advance payment has been made. Implication as the inventory is recorded when the advance is received, it might lead to overstatement of inventory. ये बिल्कुल सही कह रहा है। Also the inventory might be in the financial statement also not available in the warehouse. ये भी सही कह रहा है। तो existence लिख दे, not available in warehouse लिख दे। बाद आपने सारी implication बतानी है जो जो आपको समझ आ रही है, पर relevant, not irrelevant। चलें, सानिया लिखती हैं inventory recorded when the advance payment is made. Impact, inventory will be recorded before it is actually in the company's control, thus creating a issue of existence and occurrence. क्या वो सही कह रही है कि जब तक कंट्रोल हासिल नहीं हुआ तब तक आपको इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी नहीं चाहिए, और ये हम उससे पहले ही कर रहे हैं। तो क्या गलत है? सही है। भंगी गलत है ना, इनका सवाल का जवाब सही है। हाँ ये जी तो लॉस तो बेटा सीओजीएस में गया ना, वही तो बताया। लॉस कहाँ गया? वही तो बताया मैंने। दिमाग तो अल्टीमेटली जाना वही है ना कि सीओजीएस चार्ज हो जाएगी, जो कि होनी। अब एक इन्वेंट्री आई नहीं है तो बेच कैसे दी? तो वही तो बात है। तो वो सीओजीएस में चार्ज हो गई है, आप उसमें चिपकाए जा रहे हो। हाँ, अगर एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर में इसको चिपकाते तो आई थिंक ये नौबत नहीं आती। तो लॉजिकल बात भी तो हमने वही की है ना। क्लियर है जी? एनआरवी लॉसेस तो उस पर होती है जो इन्वेंट्री मौजूद हो। देखो इन्वेंट्री मौजूद होगी, ये इन्वेंट्री मौजूद है, मैं देखूंगा ये बाद में कितने की बिकी, वो तो आई नहीं है हवा में, तो एनआरवी टेस्टिंग करूंगा किसकी? जो होगी। एक चीज है ही नहीं तो उसकी एनआरवी टेस्टिंग कैसे करूं? एग्रीड? तो अल्टीमेटली तो यही है ना, मैक्सिमम पॉसिबल कि वो सीओजीएस में चार्ज हो जाएगी, जो कि होनी नहीं चाहिए। तो हमने वो रेलेवेंट बात की। अच्छा भाई, शहजिल अहमद भट्टी कह रहे हैं कि इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड when the advance payment has been made. As the inventory recorded based on the advance, this may lead to overstatement of inventory in FS and the inventory not actually received but recorded in FS. चस्सी दो बार क्यों लिख रहा है वही वाली बात? एक बार लिख दी ना, मतलब वही वाली बात समझ आ रही है। अच्छा मैंने सानिया वगैरह सबका रीड कर लिया। अलीशा, inventory is recorded when advance payment is made even before the goods are received. This leads to overstatement of inventory and violates the existence assertion. अच्छा देखो, ये नहीं लिखना violates the existence assertion, आप ये बोलेंगे कि इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड इवन दो इट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। बस वॉयलेट्स क्या होता है? कानून की कोई वो हो रही है क्या इधर? अच्छा भाई यहाँ पे शहदिल बता दो दिया भंगी इधर। सर रिकमेंडेशन में, अच्छा रिकमेंडेशन पे आते हैं। यहाँ पे एक बच्चे ने लिखा है इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड वंस द एडवांस पेमेंट हैज बीन मेड, दिस इज द प्रॉब्लम दैट इन्वेंट्री डज नॉट, दिस इज द प्रॉब्लम दैट इन्वेंट्री डज नॉट एग्जिस्ट। भाई आप ये बोलें कि आप सिंपल बताएं ना यार
कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो रही है एट द टाइम ऑफ पेमेंट इवन दो द इन्वेंट्री हैज नॉट बीन रिसीव्ड। खत्म हो गई बात। एंड इट अपीयर्स दैट द इन्वेंट्री विल बी रिकॉर्डेड एंड इवन इफ इट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, ये भी लिख सकते हो। तो ऐसे आप मल्टीपल वेरिएशंस ला सकते हो, पर मतलब होना चाहिए सेम। चले मे भी तरस खा के वो कुछ नंबर दे ही देगा क्योंकि उसको पता है कि आइडिया बच्चा बिल्कुल सही दे रहा है। एक मिनट पे मैं यहाँ पे आयशा लिखती हैं कि इन्वेंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस पेमेंट इम्प्लीकेशन। इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड इन एफएस व्हेन इट डज नॉट एग्जिस्ट इन वेयरहाउस। दिस में लीड टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, अब रिकमेंडेशन इन्होंने लिखी है इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रिसीव्ड और व्हेन जीआरएन इज प्रिपेयर्ड। क्या सही है? अच्छा, रिकमेंडेशन से ऊपर हो ही नहीं सकती। आप सिंपल ये बोलेंगे कि इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन द जीआरएन इज प्रिपेयर्ड और व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड। बस दैट्स इट, इसके आगे कोई भी गेम नहीं है, यही लिखा है। अच्छा, रिकमेंडेशन सबकी यही है ना कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए तब जब जीआरएन बन जाए। बेहतरीन। चलें जी आगे। एक सवाल। हाँ जी, इम्प्लीकेशन सुनेंगे भाई साहब। वापस से, इट माइट रिजल्ट इन फ्रॉड एंड एरर। आई नहीं है तो मिसप्लेस कहां से होगी? देखिए, आपने बोला कि इट विल रिजल्ट इन फ्रॉड एंड एरर। फ्रॉड और एरर इज अ ब्रॉडर टर्म। व्हाई दीज एरर्स आर अकरिंग इज अ टारगेटेड टर्म, एंड हियर वी नीड टू राइट द फ्रॉड और एरर द बिगर टर्म्स, और या वो वजह जिस वजह से हो रहा है ये लिखना ना, फ्रॉड और एरर। फिर एग्जामिनर बोल रहा है कि ये मुझे कह रही है कि खुद सोच ले कि इसके अंदर एरर क्या होगा। एग्रीड? तो हम यहां पे यही तो बात कर रहे हैं कि एरर ये है कि एक चीज आई नहीं है तो वो बताओ। एरर कह के निकलना नहीं है, वो आप बहुत जेनरिक बात कर रहे हैं। हम जेनरिक होके बात करनी है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू दिस सिनेरियो के इस सिनेरियो से ये मसला है। जी जानी, एग्जिस्टेंस लिखा ना किसने? तुमने नहीं लिखा? अच्छा, तुम सुन लेते ना, क्या पता बात वही हो। सुनाओ, नहीं शुरू से बताओ, इम्प्लीकेशन और वो सब। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग नहीं, इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जीआरएन। ये सही कर लेना। आगे, इन्वेंट्री शेल भी नहीं। इन्वेंट्री शेल भी का मतलब ये होता है कि तुम कह रहे हो कि इन्वेंट्री ओवरस्टेट करो, तुम हुक्म दे रहे हो उसमें। टेक्निकली तुम बोलोगे कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी ओवरस्टेटेड एंड इट विल नॉट बी इन एग्जिस्टेंस। तो अब बात हो गई ना कन्वे कि इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी जबकि मौजूद नहीं होगी। अब आपने क्या लिखा? हाँ, तो बात तो कर ली ना आपने कि आपने ये बता दिया इम्प्लीकेशन में कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो गई इवन दो उसका जीआरएन नहीं। हाँ, अजर्शन का नाम तो देखो, ये तो आप अगर जीआरएन का बात कर रहे हो तो ये अल्टीमेटली बात तो उधर ही जा रही है कि एग्जिस्टिंग। हाँ, ज्यादा वाज़ेह तौर पे बता दोगे कि इवन दो इट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस तो और ज्यादा अच्छी बात है। क्लियर है? हम सीख ही यही रहे ना कि हम स्पेसिफिक टू द सिनेरियो जा रहे हैं। जीआरएन बता देना मेक सेंस, बट आपने बोला स्पेसिफिक जाना है। हाँ भाई, क्या कह रहा है ये? ऐसे ही बता दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये यहाँ पे ये मेरा वादा है इन सबसे, अपनी इतनी मेहनत करूंगा कि कोई वापस नहीं बैठा होगा। हाँ, ये वाला समा सीफेप 6 की लाइव में लाजमी बनाएंगे इंशाल्लाह। ये होना चाहिए, वापसी वाली कहानी नहीं है, ये हर्ट करेगी कहानी। चलें, वर्स्ट केस आप डेवलप ही नहीं करें, सिनेरियो ही नहीं है हमारी जिंदगी में। बेस्ट केस ओनली, सही है, नॉट अ वर्स्ट केस। सही है इधर। अच्छा भाई, अब भाई अभी तो चेक किया, इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड वंस द एडवांस पेमेंट हैज बीन मेड, देयर इज अ प्रॉब्लम दैट इन्वेंट्री डज नॉट एग्जिस्ट। अभी तो चसी बताया, अभी तो बताया। चलें, पहले बताओ चौथा बल्कि पांचवा क्लियर है? चलें भाई, अल्लाह का शुक्र है 5 हो गए। अच्छा जी, इधर
चलें जी आगे आगे प्लीज फोकस के साथ। अच्छा भाई हादी कह रहे हैं सर क्वेश्चन। जी भाई पहले एक में सुनना है, बातें नहीं। हाँ भाई हादी जल्दी पूछो क्वेश्चन, फिर हम बाकी देखते हैं। सर इससे ये मसला भी आ सकता है ना कि जब रिसीव हो रही हो तब इन्वेंट्री ही कम रिसीव हो, जबकि पहले हम ज्यादा। नहीं भाई पहचान भाई, जब रिसीव होगी तब पीओ देख के जीआरएन को मैच किया जाएगा ना, तो तब कोई रिस्क नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि तब रिसीव होके रिकॉर्ड होनी चाहिए। यहां पे डबल नहीं सोचना, जो अभी इससे सिचुएशन से आ रहा है वो अभी हमने देखना है। सही है। अच्छा भाई ये जो भी बच्चा है ये 2 बार क्यों कॉपी कर रहा है? वो नीचे राबेल कह रही है कि सुहेब ने में तुम्हारा अपने नाम से लिखो, इधर अपने में लगे हुए ये लोग, इधर चलें। खैर आगे पॉइंट नंबर 6, प्लीज फोकस इधर। Assets are removed from the fixed asset register at the end of the year useful life। अच्छा भाई वो कह रहा है एसेट जो है मेरे फिक्स एसेट रजिस्टर से रिमूव कर दिए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर यूजफुल लाइफ। अच्छा आई थिंक इट कैन बी अ गुड कंट्रोल एज वेल, इट कैन बी अ बैड कंट्रोल एज वेल, पर यू गाइस नीड टू डिसाइड कि क्या होना चाहिए। चले तो अब एक एक करके जरा हम पूछते हैं। यहाँ पे गलत, एक एक करके आज खिजरा बताओ जल्दी। डेफिशिएंसी नहीं, सही है। हाँ नहीं आ रही तो नहीं आ रही भाई। एक है कि डेफिशिएंसी नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है पर अब आ रही है। अच्छा चलो खैर है। अब अनुषा कह रही है नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम। कोई मसला है क्या? अच्छा यानी मुद्दा ये है कि ये कह रहे हैं कि बिला वजह नहीं हटना चाहिए, फुली डेप्रिशिएटेड आना चाहिए। देखो एक बात तो यूं बात कर लें, अगर आपने फिक्स एसेट रजिस्टर से हटा दिया ना तो ये कोई ट्रैक ही नहीं कर सकता कि कहां गया एसेट। तो ऐसा हो सकता है यार, ऐसा हो सकता है कि सुनिएगा, ऐसा हो सकता है कि एक एसेट की लाइफ खत्म हो गई हो पर फिर भी चल रहा हो, कंपनी की एग्जिस्टेंस में मौजूद हो, तो एज अ रिकॉर्ड आपके पास होना। अगर आपने उसको फिक्स एसेट रजिस्टर से निकाल दिया तो इसका मतलब ये अगर वो चोरी भी हो गया तो इससे इंपैक्ट। अच्छा एक बच्चा बेवकूफ सोच रहा होगा कि यार WDV तो जीरो ही है, पर नहीं बेटा, उससे जो बेच के पैसे आते ना वो गवा दिए तुमने। बात समझ आ रही है? तो मुझे पता नहीं ये खुराफाती दिमाग में आती हैं चीजें कि भाई एक बंदा जब इसको बेचेगा तो पैसे आएंगे, अब वो आपने अपने रिकॉर्ड से हटा दिया है। तो जब आपने रिकॉर्ड से हटा दिया तो इसका मतलब यह है कि अब आप वो रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो पहले मुझे ये बात बता दें यहाँ पे कि मतलब सर रिमूव तब होगा जब उसका एक्चुअल डिस्पोजल हो। क्या ये सही कह रहे हैं? देखो या तो वो डैमेज हो जाए या आप स्क्रैप कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो, तब बात समझ आती है कि उसको फिक्स एसेट रजिस्टर से निकाल के आप फेंकें। अगर एक एसेट फुली डेप्रिशिएटेड हो चुका है तो मैं मानता हूं कि उसकी कैरिंग अमाउंट जीरो है, पर दैट डजंट मीन कि आप उसको अपने एसेट से निकाल दें, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी कि किसके पास है। अगर आपने उसको हटा ही दिया तो इसका मतलब तसव्वुर कर रहे हैं कि बुक्स में मौजूद नहीं है जबकि फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली ये हटा देना विल अल्टीमेटली लीड टू किस चीज की असर्शन पे? एग्जिस्टेंस। क्योंकि अच्छा एग्जिस्टेंस का मतलब पता है क्यों होगा इसमें? सुनना कि एग्जिस्ट कर रहा है और अच्छा बुक्स में तो वैसे ही जीरो है, एक एक करके बुक्स में तो वैसे ही जीरो है, पर आगे जाके आप उस एसेट को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इसमें सिंपल यूं कहें कि इसको और भी आसान करते हैं, इसमें एसेट्स की रिकंसिलिएशन का मसला है कि आप रिकॉर्ड ही नहीं बना पाएंगे, और दूसरा एसेट के चोरी होने का मसला है कि अगर एसेट फ्रॉड्यूलेंटली मिस एप्रोप्रिएट हो गया, चोरी हो गया, तो भी बिल्कुल सही लिखा है इसने, देखो हादी ने यहां पे कैसा थेफ्ट का मसला है
कि अगर एसिड चोरी हो गया तो कहां से चोरी हुआ ये तुम डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, रीजन क्योंकि रिकॉर्ड में ही नहीं है। हाँ, अब तुम्हारे रिकॉर्ड में आ रहा हो तो तुम जाके देखते, वो नहीं है, तो इसका मतलब है वो चोरी। अच्छा, अब तुमने खुद ही हटा दिया माशाल्लाह, सारे 500-600 लैपटॉप आए थे फुली डेप्रिशिएटेड, तुमने शार्ट कर दी है। अब किस बंदे ने शार्ट किया? तुम बोलोगे पता ही नहीं है, ट्रैक करते रहो, घूमते रहो, कहां से गायब हुआ है। पर हाँ, अगर बुक्स में आ रहा है तो किसके पास है, टैगिंग हुई हुई है, भले वैल्यू 0 है पर टैग हो सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम लिख भी लें अपने पास, दिस विल अल्टीमेटली क्रिएट अ रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। लिखें, दिस विल क्रिएट अल्टीमेटली अ रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसिड, यानी एसिड के चोरी होने का खदशा है कि एसिड गायब हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। वो सिर्फ इस वजह से कि आप उसको फिक्स एसिड रजिस्टर से उड़ा दिया आपने। अच्छा देखो, एक बात बताऊं तुम्हें मजे की, कंप्लीटनेस का इसलिए इशू नहीं होगा क्योंकि वो हैं 0 पे। आप इसको रहने दो, हटा दो, जीएल में वैल्यू क्या है? हाँ, काउंट वाइज कह सकते हो, काउंट वाइज कह सकते हो। देखो, अगर मैं लॉजिकल बात करूं तो 0 है, हटा दोगे तब भी। हाँ, काउंट वाइज यू कैन से कि मेरे कंप्लीटली एसेट्स एफएआर में रिकॉर्डेड नहीं है, वो बात मैं मानता हूं। तो दो चीजें हो गई, काउंट वाइज कंप्लीटनेस का इशू और एक दूसरा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का इशू। दो इशू लिख दें अपने पास। नहीं, वो तो सही है ना। देखो, एक चीज है, 5 साल चली है तो हमारी पॉलिसी ये होती है कि 5 सालों में हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। अच्छा, रिप्लेस करने के बाद भी तो मेरे पास वेयर हाउस में पड़ा हो सकता है ना, अनलेस कि मैं उसको बेचूं ना। तो अब ईवाई में मैंने तुम्हें बताया था कि 2 साल की पॉलिसी है, 2 साल बाद लैपटॉप क्या होता रहता है, चेंज। तो जब 2 साल में लैपटॉप चेंज होता है तो जो मैं सरेंडर करूंगा लैपटॉप, यूजफुल लाइफ 2 है। अच्छा, जो मैंने लैपटॉप सरेंडर किया ना, बाखुदा वो बेचते नहीं है, रखा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने फिक्स एसेट रजिस्टर से उसको निकाल दे या इन्वेंट्री में दिखना चाहिए। तो एफएआर की इन्वेंट्री, बेसिकली एफएआर की इन्वेंट्री में दिखना चाहिए। तो अगर वहीं से गायब कर दोगे तो कोई उठा के भी ले जाएगा ना, आपको पता नहीं लगेगा। हम कह रहे हैं उसकी ट्रैकिंग रखो, इवन दो उसकी जो WDV है वो क्या है, 0 है। तो तभी ये कंट्रोल बनाया था। क्लियर है? नहीं तो वो तो नहीं, एक मिनट देखो, एक सवाल मजे का सवाल कि सर उल्टा भी तो हो सकता है ना कि एसिड मिसिंग हो जाए, गायब हो जाए और फिक्स एसिड में रिकॉर्डेड रहे, तो उसके लिए जो हम काउंट करवाते हैं। नहीं देखें, नहीं आप ये नहीं समझ रहे ना। देखो, उसमें एक ये लिखा हुआ है कि कंपनी का प्रोसेस है कि जैसे ही यूजफुल लाइफ 0 होती है हम निकाल के फेंक देते हैं, चाहे बिके या, लिखा हुआ है ना। तो बाकी तो कंसिडरेशन है नहीं, बिका है नहीं बिका ये मुझे पता ही नहीं। वो बोल रहा है एसिड की यूजफुल लाइफ 0 होगी, मैं निकाल के साइड में कर दूंगा। अब बिका या नहीं बिका वो तो वो कह ही नहीं रहा। बिकेगा तो अलग बात है, जब बेचने जाएगा ना तो फिर वो ढूंढेगा एसिड गया कहां, कौन सा एसिड डी रिकॉग्नाइज करूंगा, ट्रैक ही नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? हमने हटा ही दिया ना उसको। तो भाई ट्रैकिंग के लिए, प्रोसीड्स को संभालने के लिए आपको ट्रैकिंग चाहिए। जो आप बात कह रही है ना कि बिक गया हो, मुझे नहीं पता हो, एफएआर में आ रहा हो, उसके लिए तो रिकॉन बनती है ना। भाई आप मुझे बताएं, क्या सालाना काउंट नहीं हो रहे थे? हम कहते हैं ना फिजिकल एसिड को जाके काउंट करो, मैच करो कि क्या सरप्राइज काउंट्स में वो मैच हो रहा है या ये वाली चीज तो केटर तब होगी ना जब आपको कुछ रिकॉर्ड हुआ हुआ मिलेगा। एग्रीड? तो ये बात है उसमें। चलें, नहीं आप इसको रिकमेंडेशन ये दोगे सबसे पहले कि एसिड शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फिक्स एसिड रजिस्टर व्हेन इट्स लाइफ हैज बिकम 0 या व्हेन इट इज फुली यूज्ड। हाउएवर एसिड्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द फिक्स एसिड रजिस्टर व्हेन दे आर डिस्पोज्ड, दे आर रिटन ऑफ। बस, इसके अलावा कुछ भी। भाई देखो, या तो मैं खुद राइट ऑफ करूंगा परमिशन के तहत, या तो मैं बेचूंगा, तभी होना चाहिए। इसके अलावा यहां से रिमूव होने। देखो, सिंपल रिकमेंडेशन है, सिंपल रिकमेंडेशन है कि एसिड्स यहां पे रिमूव नहीं होने चाहिए एट द टाइम व्हेन इट्स यूजफुल लाइफ हैज बिकम 0, बट एट द टाइम, कब होने चाहिए? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, एट द टाइम ऑफ राइट ऑफ। बस सिंपल। राइट ऑफ करूंगा तो हटना चाहिए, बेचने पे हटना चाहिए, उसके अलावा यहां पे छेड़खानी होनी
नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। और राइट ऑफ कब होगा? जब मैं काउंट करूंगा एसेट गायब दिखेगा, तो चोरी पकड़ी गई ना, तब हटा दो। आप तो यहां पे बोल रहे हो चोरी वोरी हुई नहीं है, खुद ही स्टार्ट कर दो, चोरी का मौका दे दो। अच्छा, क्या ये हो सकता है कि अगर मैंने फिक्स एसेट रजिस्टर से हटा दिया तो रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट ज्यादा हो जाता है? रीजन पता ही नहीं है। ऐसे जो बैंक्स ब्रांच नेटवर्क चलाते हैं ना, मैं तुम्हें बताता हूं, ये जो मैंने तुम्हें बना के दिया ना, ये एक बैंक से उठा के बना के दिया है। बैंक में होता क्या था, इतनी फजूल पॉलिसी, वो बोलते क्या करते थे, बोलते थे कि यार अगर हमारे पास, एक सोचने की बात है, पहले एक मिनट देखो ये क्या यहाँ पे तफरीह चल रही है, यहाँ पे सर 2-3 लोगों के ही पढ़ रहे हैं भाई, मैंने तो किसी का भी नहीं पढ़ा, तुम्हारा किसी का सुना है या से बात की है? देखो एक चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप लोगों ने फेसबुक पे लिखा, एक एक को जवाब मिला है, वो मुझे एक एक की रिपोर्ट आ रही होती है, मैंने उनको वो भी लगाया हुआ है, एक कंट्रोल आपने फेसबुक पे लगाया है? कब लगाया है? हो ही नहीं सकता, सारे कमेंट्स पे चेक हुआ है, इम्पॉसिबल। कल सुबह लगाया तुम्हें मिल गया, तो ऐसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है हमारी आपसे इधर? नहीं, देखो इस चीज को समझो। देखो फॉर एग्जाम्पल, जब एक टीचर डिस्कस कर रहा है ना, तो डिस्कशन का मतलब यह है कि आप पहले उसकी बात को सुने, अपने आंसर से मैच करें, उस आंसर में अगर आपको डेविएशन लगती है तो आप उसको सही करें। यहां पे तुम लोग भी लिख रहे हो ना यार, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पोस्टिंग इट अगेन, जब वो चीज आपने सही लिखी हुई है। भाई सही लिखी हुई है तो दैट इज रियली गुड, आप वो बातें कवर कर रहे हैं। हाँ, आप बोलेंगे मेरा गलत है तो समझ आते, तो भाई वो डिस्कस करो, जैसे यहाँ पे आप कर रहे होते हो। अब जैसे यहाँ पे बोल रहे 2-3 लोगों का पता है, भाई 2-3 लोगों के सबके तो सुन रहा हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले इनको प्रायोरिटी देता हूँ, भंगियों को इधर। और जो प्रायोरिटी है ना, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, देखो प्रायोरिटी ये नहीं है कि आप ये सभी इक्वल हैं। आपको जब मिला ना, आप देखें, मैं अभी उसको आपके मैसेजेस दिखाता हूँ, वो टिक करके भेजते हैं मुझे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इतनी तो मॉनिटरिंग चल रही है, इससे ज्यादा क्या करे बंदा। अब आप जब वो सुबह को कर रहा है तो आपने 2 दिन पहले किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक काम करें, ग्रुप पे वापस से भेजें और फिर मुझे वापस चेक करें। मैं बार बार आके उनको कहता हूँ भाई रीचेक कर लो। अब यू जस्ट अज्यूम कि इतने बच्चे पुराने भी भेजते हैं और वो कर रहे हैं, या तो मैं यूं करूं एक एक बच्चे पे एक एक असिस्टेंट बिठा दूं, तुमने किया ये ले पकड़ चेक कर, साथ चल रहे हो गाड़ी में, बाइक पे साथ जा रहे हैं, पीछे कौन लेके घूमे, असिस्टेंट है भाई, चेक कर ले जल्दी इधर। मतलब ये तो नहीं है ना, थोड़ा सा सबर हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ भाई, घर वाले बोल रहे कौन है, असिस्टेंट है भाई, तो भाई सीधी सी बात है। अच्छा भाई बाहर निकले, हाँ भाई असिस्टेंट नमाज पढ़ के आते हैं, जैसे ही सलाम फेरा ये ले सवाल चेक कर ले। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा सबर हो जाएगा यार। मतलब मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ, ये क्वालिटी नहीं मिलेगी तुम्हें भाई, ये मैं तुम्हें रियल लाइफ कराता हूँ। मैं तुम्हें एग्जांपल देता था बैंक की, सुनना प्लीज सुनना। अच्छा देखो, एक बच्ची ने बड़ा अच्छा बोला कि एक तो सर जो ग्रुप में फजूल बातें हो रही थी ना, उससे भी मैसेज निकल जाते हैं। हाँ वो है। एक तो ये चस्सी देखो, इसको कंट्रोल सिखा दिया ना, बोले सर ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट के कंट्रोल डेफिशिएंसी है। भंगी ने 5वीं बार ये जोक मारा है, मैंने 6ठी बार में इधर चलें। तो अब मैं क्या करूं भाई, मतलब ये तो जूम इज नॉट इन माई कंट्रोल, सही है, ग्रुप इज इन माई कंट्रोल। मैं ग्रुप पे प्राइवेसी लगा देता हूँ, ग्रुप पे प्राइवेसी लगाई तो सर सवाल कहाँ भेजें, फिर खोलो पे टकाटक नीचे शुरू हो जाते हैं 400 मैसेज। इमेजिन, अब वो बंदा ढूंढ रहा है कि मतलब पीछे का मैसेज क्या है, वही। अब देखो अब बंदा क्या करे, चलो मैक्सिमम पॉसिबल वी आर ट्राइंग टू एंटरटेन, चलो सही है, खैर एनीवेज। अच्छा हाबिल करिए, 90% लोगों को कॉपी पेस्ट से मसला है। अच्छा सर मैं तो अनीब को अपने साथ रखना चाहता हूं, बेटा मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। सर डू यू चेक डायरेक्ट मैसेज ऑन व्हाट्सएप, भाई कभी आ रहा होता तो सामने देख लेता हूं जानी। अच्छा जी प्लीज, अच्छा इधर अभी हम ईमेल, सवाल का आंसर ईमेल पे। अबे ईमेल को ट्रैक करना ना जिंदगी का अजाब है। अभी फॉर एग्जांपल तुम जैसे एक एग्जांपल है, ऑडिट में ये हलवा नहीं है, अकाउंटिंग में क्या है, एक मॉक आया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अकाउंटिंग में कुछ भी मसला नहीं है, एक मॉक आएगा 2 महीने में एक बार, सही है, 1 महीने में एक बार, उसके बाद नहीं आता, ये तुम्हें पता है, वो तुम्हें चेक होके मिलेगा। सुन लो ना, मैं टीचर हूं ना अकाउंटिंग का, मुझे पता है, मैं तुम्हें दे दूंगा मॉक, तुम 1 महीने में भर के देखो, बच्चा आराम से 15-20 दिन चेक कर रहा है।
गिनती के 150 रिस्पॉन्स आएंगे, ऑडिट में इफ यू गो एंड पिक द रिस्पॉन्सेज ना 1000 के 1000 आते हैं, क्योंकि उसको पता है पास ऐसे ही होना है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इस बात को याद रखना। ऑडिट में बच्चा अभी जिसने अभी एडमिशन लिया है ना, वो आके क्या बोलता है, रिस्क का पहला सवाल चेक करके दे। अच्छा दुनिया पहुंची हुई चांद पे, वो भी अपने मकान पे, वो बोल रहा है कि भाई मेरा चेक करो फिर मैं आगे आऊंगा। तो अब मुझे बताओ कि भाई अब थोड़ा सा ग्रेजुअली होगा ना यार, ऐसे इतना तो टाइम दो यार। अभी एक बच्चा, अभी मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, एक बच्चे ने अभी एडमिशन लिया है, उसने 2 लेक्चर लिए, अब वो मुझे कॉल कर रहा है 12 बजे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लाहौर का बच्चा मुझे कह रहा बाखुदा 12 बजे कॉल कर रहा। अच्छा मैं तो क्या उस वक्त निकल भी जिम से ही रहा था, तो खैर मैं निकला, मुझे कॉल आ रही, कॉल पे कॉल आ रही ना, मैंने कहा तो उठाऊंगा ही कॉल इसकी, मैंने उठा ली कॉल। अब मैंने बोला जी, तो बोल रहा सर वो मेरी ड्राफ्टिंग चेक होकर नहीं मिली है। अच्छा मैंने कहा कब भेजी आपने? बोला अभी 5 मिनट पहले। अब मुझे बताओ अब मैं क्या बोलूं? अच्छा नहीं, फिर मैंने कहा चलो बच्चा है बेचारा, उसका रुका हुआ था 3-4 बार रुका हुआ है पेपर, तो मैंने बोला बेटा मिल जाएगी चेक होके। बोला नहीं सर अभी। मैंने कहा भाई तो तेरे लिए जाग तो नहीं रहे वो? बोला नहीं सर वो ग्रुप में रिप्लाई कर रहे हैं लोगों को, तो भाई वो फीफो बेसिस है ना, जो पहले आया उसको जवाब दे रहा है वो। मैंने कहा तेरी बारी आएगी तुझे भी जवाब दे देगा। हाँ फिर नहीं मिले थोड़ा सब्र तो रख। पर खैर अगेन ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि भाई मैं पेपर पास कराऊंगा, मैं तुमसे ज्यादा पागल हूँ सब्जेक्ट के लिए, इवन टीचिंग के लिए। तो मैंने तुम्हें कल भी बताया था मेरी मोटिवेशन लेवल तुमसे कहीं गुना ज्यादा है पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, बस तुम्हें ट्रस्ट करके लेके चलना, तुम सुनो बस तमीज से कि जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा ये जो एग्जाम्पल थी ना ये कैश वाली, मैं तुम्हें बताता हूँ। हुआ ये था कि एक बैंक था, उसका जब प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो बच्चा आया, उसने बोला कि सर ये लोग इतने अच्छे हैं, बच्चे की बात सुनो, ये लोग इतने अच्छे हैं सर कि ये लोग ना फौरन अपने एफएक्स रजिस्टर से एसेट को हटा देते हैं जब उसकी WDV 0 हो जाती है। मैंने कहा अच्छा, वो इतना एक्साइटमेंट में आके बता रहा, वो बोल रहा कि सर देखें इनका, मैंने बोला यार इनके फिक्स एसेट में कोई मसले तो नहीं है, तुमने कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले ली? बोल रहा सर मतलब इतना क्लीन होता है इनका कि मैं वो क्या बताऊं सर, इतना क्लीन होता है। मैंने कहा अच्छा भाई इतना क्लीन होता है? अच्छा तो मैंने बोला क्या? अच्छा मैंने कहा होता क्या है क्लीन में? बोला यार सर देखिए इनके बुक्स में ना कोई भी ऐसा एसेट नहीं आ रहा जो 0 WDV पे है। मैंने कहा कहाँ जाता है? बोला सर राइट ऑफ कर देते हैं ये लोग, ताकि वो बोलते हैं फिक्स एसेट साफ है। अबे मैंने कहा साफ तो है, वो असल में साफ हो जाएगा जो पड़ा हुआ है। अच्छा वाकई में जो दूर दराज की ब्रांचेस थी ना, जैसे आप कह लें इंटीरियर की हो गई, कोई एजे के गिलगित बल्तिस्तान की हो गई, वहां पे चेक्स कहां से लाएगा यार बंदा? अच्छा अब मैंने कहा कि जानी अब तो रिस्क है, घूम भी लेंगे और फिजिकल काउंट भी हो जाएगा। मैंने बोला कि फिक्स एसेट की एग्जिस्टेंस का मसला है, टिकट कराओ। तो क्लाइंट को बोला कि भाई हमें यहाँ पे ये मसला दिखा। अच्छा क्लाइंट बोला भाई आपको कैसे मसला देखा, हमें नहीं पता। मैंने कहा कि भाई सीधी सी बात है आपके एसेट्स मौजूद ही नहीं होंगे। बोला आप कौन होते कहने वाले? मैंने कहा आपके कंट्रोल क्या है कि आपने फिक्स एसेट हटा दी हैं? तो बोला नहीं हम काउंट करते हैं। मैंने कहा काउंट तो तब करोगे ना जब कुछ होगा, कुछ है ही नहीं तो काउंट क्या करोगे? अच्छा हम वाकई गए तो जाहिर सी बात है अब हम लोग जब ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उस ब्रांच के अंदर जो लैपटॉप टैग हुए थे, अब जाहिर सी बात है वो FAR में नहीं आ रहे और वहां पे भी नहीं आ रहे। कहां पे? ब्रांच में। अच्छा तो ब्रांच में इसलिए नहीं आ रहे वो चोरी हो चुके थे। अच्छा वो बोल रहे अच्छा मैनेजमेंट का जवाब देखो, हटा तो दिए हमने टाइम पे। अब मैंने कहा चस्सी हटा दी है, चोरी हो गए वो। तूने पहले हटाया तो इसलिए उसको पता है कि यहाँ पे कोई देखने वाला है ही नहीं। तो मैं तुम्हें ये सिखा रहा था, तो मैं जो भी कहानियां आती हैं सोच समझ के फिर वो यहाँ चिपका देता हूँ मैं। क्लियर है? तो अब हुआ ही है कि फिर उस पर एक्शन हुआ, उनसे रिकवरी हुई। जो वहाँ पे एम्प्लॉइज थे जिन्होंने ऑब्वियसली बेचा था या जो चले गए थे, फिर उनसे रिकवरी प्रोसेस इनिशिएट हुआ, फिर रिकवरीज हो जाती हैं। क्योंकि जब आप ऑब्वियसली किसी को हायर करते हो ना तो उसका NIC बैकग्राउंड चेक वगैरह सब होता है। क्या नहीं तो फिर रिकॉर्ड्स, फिर हमने वो देखा ना कि उस ब्रांच के अंदर कभी उसको एलोकेट हुआ था तो उसका नाम तो पता था ना कि किसको एलोकेट हुआ है, तो फिर उसको कॉल गई। फिर खैर पूरी एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हुई कि हमने किया है कि हमने बोला सिंपल, हमें और कोई रिस्क नहीं है सिवाय इसके कि जो एसेट्स आपने WDV वाले रिमूव किए ना वो जाके पहले देखो कि जब टैगिंग हुई थी उस वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बने थे। तो वो सारी पर्चियां निकाली, देखा इसके पास थे, कुछ मिल भी गए और जो नहीं मिले थे उनसे फिर क्या हुई? रिकवरी हुई। अच्छा रिकवरी भी जो बैंक्स के लैपटॉप्स होते हैं ना वो इतने सस्ते नहीं होते, वो 6-6, 7-7 लाख रुपए होते हैं कि जिसमें बैंकिंग सिस्टम चलता है। अब तुम सिर्फ ये देख लो कि उसकी लाइफ अगर 2 साल असेस की गई है, वो 6-7 लाख का भी लैपटॉप बाद में 2 लाख का बिक जाता है। वो इतना उसका हिसाब किताब अच्छा होता है। तो भाई जाहिर सी बात है उसमें तो मैकबुक्स भी थी,
तो अब वो खुद सोचो, देखो भाई ये सिंपल सी बात है, इदारे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना इतना आसान, यू हैव टू प्लेस द कंट्रोल्स देयर इन। अब तो ठीक हो गए ना यार, अब तो ठीक हो गए। तो मतलब जब आप जाते हैं तो आप असेस करें, और यही वाली सारी बातें आपको क्या लगता है हमने गवर्नेंस को बताई होंगी, क्योंकि कंट्रोल डेफिशिएंसी है। तो फिर उन्होंने हिसाब किताब सही किया उन लोगों का कि भाई तुम लोग ये हटा क्यों देते हो। अच्छा अब ये आई डोंट नो कि क्या सीन है, पर उनका ये मानना था कि भाई हमारा फिक्स एसिड रजिस्टर साफ होना चाहिए। तो हमारा बच्चा भी तो देखो कैसे फौरन से आके बताओ एकदम क्लीन, कोई मसला ही नहीं है। तो देखो मसले वहीं थे। तो वो जो चोरी का मसला होता है, देखो मैं सिर्फ कहने को तो इतना माइनर सा कंट्रोल है कि गायब हो गया, पर उसकी इंप्लीकेशंस देख रहे हो कहां तक जा रही है। तो बस ये आपने एग्जाम में दिमाग खुला रख के याद करना है। अच्छा अब आगे हमने कहा द इन्वेंट्री बिन कार्ड इज अपडेटेड व्हेन द सेल्स इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड। अच्छा भाई हमने कहा द इन्वेंट्री बिन कार्ड इज अपडेटेड व्हेन। अच्छा बिन कार्ड का मतलब क्या है? स्टॉक शीट अपडेट हो गई, एग्रीड। अच्छा तो मुझे आप एक बात बताएं, जब ये स्टॉक शीट अपडेट हो रही है कब, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई फर्क है? यस तो ये जीडीएन के वक्त पे होनी चाहिए। यस तो आप मुझे एक बात बताते हैं, इसमें तुम मुझे बताओगे एक मिनट, बिन कार्ड का मतलब है कि इसमें मैंने बड़ी एक ट्रिक खेली है तुम्हारे साथ। बिन कार्ड का मतलब ये होता है कि बस इन्वेंट्री के अपने रिकॉर्ड्स में, इन्वेंट्री के जीएलवीएल सब सही जा रहा है आगे, इन्वेंट्री के अपने रिकॉर्ड्स में। अच्छा यहां पे देखो ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, नहीं 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 नहीं, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि जीएल में इंपैक्ट नहीं है। बिन कार्ड का मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप वेयर हाउस में घुसे, आपने देखा कि 50 कार्टन लिखे हुए, 4 बिक गए, तो वो कह रहा है 4 पे वो कार्डी मार के 46 वो तब करता है जब इनवॉइस बन जाती है, जीडीएन पे होनी चाहिए। अच्छा कहने का मतलब ये है कि जीएलवीएल आगे सही जा रहे हैं, वहां पे मसला है। अच्छा इससे होता है क्या है, सिर्फ एक ही रिस्क है यहाँ पे, ओवर कमिटमेंट का। रीजन मैं बता रहा हूं, हुआ क्या कि आपने जब ऑर्डर लेते हो ना, सेल्स ऑर्डर, तो आप पहले माल चेक करते हो कि अवेलेबल है या नहीं है, वापस से सुकून से। मैं तभी कह रहा हूं फजूल बातें नहीं लिखो फिर मिस होगा, इधर सुनो वापस से। मैंने कहा बिन कार्ड का मतलब क्या है कि इन्वेंट्री के वेयरहाउस के जर्नल के अंदर, नॉट इन एक्चुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री के जर्नल के अंदर वो अपने हिसाब से अपडेट कर रहा है जब सेल्स इनवॉइस बन रही है। सही है, हम ये कह रहे हैं वो फौरन दस्ती अपडेट होना चाहिए जब जीडीएन बने, एग्रीड, यहां तक साथ हैं हम, जीडीएन पे होना चाहिए। अच्छा हम ये कह रहे हैं जब जीडीएन बन गया, आगे जाके इसमें ये नहीं लिखा मैंने कहीं भी कि जीडीएन के बेस पे सेल्स नहीं बुक हो रही, ये मैंने नहीं लिखा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने नहीं लिखा कि जीडीएन के बेस पे सेल्स बुक नहीं हो रही है। हाँ अगर इसमें मैं ऐसे को कंट्रोल लिख के देता कि बिन कार्ड जब अपडेट होता तो ही सेल बुक होती है, तो अलग बात है, तो कहानी कहीं और निकल जाती। मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि जीडीएन बन जाता है, सही है जी, आगे बात चली जाती है, इनवॉइस सब हो जाता है। बिन कार्ड यानी इन्वेंट्री के वेयरहाउस के ऊपर जो पन्ना लगा होता है कि भाई इस वाले रैक के ऊपर इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, वो उसको कार्ड के अपडेट कब करता है, इनवॉइस बन जाती है। अच्छा इसका सिर्फ मुसीबत एक आती है यहां पे कि जब एक नया माल ऑर्डर होने के लिए आता है, तो आप जब इन्वेंट्री वेयरहाउस में देखते हो आपको लगती है इन्वेंट्री मौजूद है, जबकि यहां पे रिस्क ऑफ ओवर कमिटमेंट है, बस स्टॉक आउट का। यस बिल्कुल सही, स्टॉक आउट का भी, क्योंकि आप री ऑर्डर नहीं करेंगे। वेरी गुड, और री ऑर्डर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ऑर्डर कब करना है। तो पहले बताओ ये रिवर्स साइकिल समझ आई कि ये उलट गेम हुई हुई है। तो यानी अगर मैं वो डिनाई नहीं कर रहा जो आप सोच के आए थे कुछ बच्चे, वो वाली जो सेल्स वाली चीज है वो तब होती है जब मैं कहता कि सेल्स रिकॉर्ड ही तब होती है जब बिन कार्ड अपडेट होता है। तो फिर मैं कहता रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू है कि भाई, अगर वो याद है हमने किया भी था एक बार ऐसा कि मैंने तुम्हें सिखाया था कि इनवॉइस के बेस पे सेल्स रिकॉर्ड होती है, जबकि किस पे होनी चाहिए, जीडीएन पे। यहां पे मैंने ऐसी कोई बकवास नहीं की है, मैंने सिंपल ये कहा है कि जीडीएन बन के सब आगे निकल जाता है,
सिर्फ बिन कार्ड अपडेट नहीं हो रहा, तो बिन कार्ड के अपडेट ना होने से क्या हो रहा है कि भाई इन्वेंट्री सही अपडेट, अच्छा सही अपडेट नहीं हो रही तो आइदर आई विल ओवरकम इट और आइदर आई विल नॉट ऑर्डर ऑन अ टाइमली बेसिस। पहले बताओ कहानी समझ आती है? दोनों एंगल्स क्लियर है? ऑनलाइन में लो प्लीज कंफर्मेशन, तो बात क्लियर है? असर्शन इसमें इसलिए नहीं हिट हो रही ना, नहीं देखो फिर से, एग्जिस्टेंस का इसलिए इशू नहीं है क्योंकि अकाउंटिंग वाउंटिंग सब सही हो रही है, अकाउंटिंग तो सही हो रही है ना। देखो एक चीज तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारी फिजिकल इन्वेंट्री वाकई में जा चुकी है? एग्जिस्ट तो नहीं करती, सेल भी बुक हो गई, सीओजीएस भी बुक हो गई, इज देयर रिस्क ऑफ एग्जिस्टेंस या इज देयर अ बिजनेस रिस्क? यस, देयर इज अ बिजनेस रिस्क। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट सेटिंग योर रीऑर्डर लेवल। आप रीऑर्डर नहीं कर रहे हो टाइमली बेसिस पे, वो इसलिए नहीं कर रहे ना क्योंकि आपका बिन कार्ड अपडेटेड नहीं है। आपके इन्वेंट्री के रिकॉर्ड ये बताने के माल पड़ा हुआ है जबकि असल में मौजूद नहीं है। तो पहले बताओ रिस्क वर्सेस, ये समझ आया? अच्छा, अब्दुल बासित कह रहे हैं कि ओवर कमिटमेंट वाली बात रिपीट करते हैं। भाई अगर आपने इन्वेंट्री में कार्ड के उसको लिखा ही नहीं कि मेरी इन्वेंट्री कम हुई है और आपको इन्वेंट्री लिखी भी दिख रही होगी ज्यादा, तो आपके पास ऑर्डर आएगा 50,000 यूनिट्स का, आप बोलोगे 50 मौजूद है जबकि असल में काउंट करोगे तो नहीं होंगे। तो क्या मैं तुम सबसे पूछता हूं, क्या ये रिस्क ऑफ ओवर कमिटमेंट है? अच्छा, इसलिए क्योंकि आपने रीऑर्डर नहीं किया। तो इसकी रिकमेंडेशन से प्यारी सी एक है, जीडीएन के साथ बिन कार्ड अपडेट हो जाने चाहिए ताकि कोई मिस कमिटमेंट ना हो। पहले बताओ लॉजिकली बात समझ आती है? मैंने जानबूझ के ये बनाया था ताकि आप इसको आगे की चोरंगी से कनेक्ट कर दें। अगर मैं लिख के देता कि सेल्स इज रिकॉर्डेड व्हेन द बिन कार्ड इज अपडेटेड, फिर आपके पास सेल्स की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क या अंडर स्टेटमेंट का रिस्क आता है क्योंकि आपने सेल बुक नहीं की हुई होती। जी अच्छा भाई, आप जल्दी से मुझे बता दें कि कंप्लीटनेस की असर्शन यहां पे कैसे हिट हो सकती है? एग्जांपल, नहीं एक मिनट ना, इन्वेंट्री जा चुकी है हाँ या नहीं? जानी बातें नहीं सुनना है। इन्वेंट्री जा चुकी है, सीओजीएस बुक हो चुकी है, तो सीओजीएस कंप्लीटली बुक हो चुकी है और वेयरहाउस के अंदर और मेरे सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री अपडेट हो चुकी है, एफएस में इन्वेंट्री अपडेट हो चुकी है। यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर एफएस कंप्लीटनेस या वेयरहाउस कंप्लीटनेस? एफएस की कंप्लीटनेस। क्या एफएस में इन्वेंट्री एक्यूरेट है, आउट हो चुकी है, कंप्लीटेड है? कंप्लीटनेस का तो मतलब बेटा तब होता है ना मसला कि नीचे 10 पड़े हुए, यहां पे 9 रिकॉर्डेड है, नीचे 10 है और एफएस में 9 है। मैं कह रहा हूं यहां पे 9 है, एफएस यहां पे भी 9 होने चाहिए। बस जो एक कागज का पन्ना है बिन कार्ड, उसमें वो अपडेट नहीं हुआ, जिसकी बेस पे मैं रीऑर्डर करता हूं, जिसकी बेस पे मैं आगे बोलता हूं कि माल अवेलेबल है। भाई ये दो मसले हो रहे हैं यहां पे, क्लियर है? और मैंने आपको बताया भी कि जिस एंगल पे आप जाना चाह रहे हैं ना कि सेल्स का मसला हो, वो तब होगा जब मैं यहां पे लिखूं कि रेवेन्यू बुक ही तब होता है जब मैं बिन कार्ड अपडेट करूं। तो उस केस में आप बोलेंगे कि सेल्स कंप्लीटली रिकॉर्डेड, क्योंकि आप इनवॉइस बनने का वेट कर रहे होते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। कब चाहिए? देखो यूं समझ लो, तुम मेडिकल पे गए, सही है, तुम मेडिकल वाले को बोलते हो, सुनना ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं, तुम मेडिकल पे गए, आजकल जो हमारे इलाके में मेडिकल है ना, उसने भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लगा लिया है, वो टक टक करके वो वेरा पर्ची बनाता है, पूरी जो जो दवाइयाँ होती हैं आपको बताता है, ऑटोमेटिकली वो पर्ची निकल आती है। इसको कहते हैं कैश रिसीट। क्या कहते हैं? कैश बिजनेस कर रहा है ना, कैश वाली साइकिल से लिंक कर लो। अच्छा, कैश रिसीट कर रहा है वो। अच्छा, कैश रिसीट में हुआ क्या? उसने मुझे वो पर्ची थमाई, मैंने उसको पैसे दे दिए। अच्छा, अब उसने जैसे ही अपने सिस्टम को खोला, तो उसने जैसे ही मेरी 5-6 दवाइयाँ जो भी हमने उससे सिरप वगैरह मांगा है, उसने वो ली, उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या हो गया? अपडेट हो गया। उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या हो गया? पहले बताओ, यहां तक साथ हो? पक्की बात है, ऑनलाइन में प्लीज बता दो, यहां तक साथ हो? सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया उसका, 1 2 3 जितने भी हमने आइटम उससे ऑर्डर किए। अच्छा, अब वो गया पीछे, उसने सामान निकाला, अब वहां पे लिखा हुआ है कि इसके इतने कार्टन पड़े हुए हैं, इसके अंदर इतनी मेडिसिन हैं। वो जैसे ही निकालता है उसको वहां पे कार्ड के अपडेट कर देना चाहिए। एग्रीड? अच्छा, अब जब वो ऑर्डर करेगा रीऑर्डर, तो वो वेयरहाउस वाले से पूछेगा ना अपने जो पीछे इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है कि कितना माल पड़ा हुआ है, सिस्टम में माल गलत गया है या सही है, एफएस सही है, कोई मसला है, कंप्लीटनेस का, अकरेंस का, वैल्यूएशन का टिक हो गया, उधर आ जाओ।
अब ऑर्डर करना है। अच्छा, ऑर्डर करने वाला माल अपनी वेयर हाउस में देख रहा है, अच्छा यार ये तो 50 यूनिट पड़े हुए हैं, जबकि असल में उसमें 40 है। क्यों? तो भंगी ने अपडेट नहीं किया, या तो फिर काउंट करो। बात समझ आ रही है? मैं तो सिंपल वहां पहुंचा रहा हूं आपको कि बिन कार्ड अपडेट ना होने से होगा क्या। एफएस का आगे मैंने जो तुम्हें एग्जांपल दी, इसमें क्या कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में कोई मसला है? सेल्स गलत बुक हो रही है, या असल में एफएस से वो चीज निकल चुकी है? एफएस से और मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है, अल्लाह की कसम, तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही, यहां से भी जा चुकी है। आई थिंक देयर इज नो रिस्क, बिजनेस रिस्क है। कि अब फॉर एग्जांपल तुम गए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम गए, अब तुम्हारे सिस्टम में वो इन्वेंट्री कम आ रही है, एग्रीड। अच्छा, अब तुमने जब देखा वहां पे निकालना, मैंने ऑर्डर किया, तुम बोले एक मैं रुक लेके आता हूं, वो पीछे गए, वो मौजूद नहीं है, उस बंगी ने ऑर्डर नहीं की होगी, क्यों? बिन कार्ड अपडेट ही नहीं था। मैं तो पूरी कहानी घुमा के यही तो ला रहा हूं कि बिन कार्ड अपडेट कर लेता तो ऑर्डर टाइमली हो जाता। अगेन इस पूरी सिचुएशन में व्हाट इज द रिस्क? बिजनेस रिस्क। क्लियर है? पक्की बात है? पक्का? हाँ जी, तुम कुछ पूछ रहे थे, सुना दे। नहीं तो वो तो एग्जिस्ट तो कर ही नहीं रही ना, यहां पे थोड़ा बंड मार दिया। सिर्फ ये बोल दो कि नॉट अपडेटिंग बिन कार्ड विल क्रिएट अ रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, बस बिजनेस रिस्क है ना, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब खाली ये आखिर में, ताकि फिर हम ऑडिट रिपोर्ट की क्लास पे चलें जो कि मेन है। अच्छा, आखिरी ये मैं रीड कर रहा हूं, अपॉन लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय की खुद जिम्मेदारी है कि वो कंपनी के एसेट एडमिन डिपार्टमेंट को चिपका के जाता है। यस तो क्या ये हैंडिंग ओवर उसको खुद करनी चाहिए, हम जाके लें उससे? अच्छा, इससे अगेन क्या थेफ्ट ऑफ एसेट्स का रिस्क है और एग्जिस्टेंस का रिस्क है? यस, अब एग्जिस्टेंस का रिस्क है, क्योंकि वो चीज निकल जाएगा, तुम्हें बगैर बताया बोलेगा भाई उसकी खुद जिम्मेदारी, दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। पहले बताओ, कहानी समझ आती है? वो सही है, वो रेजिग्नेशन का रिकॉर्ड भी है, वो सब भी है, पर कंपनी का प्रोटोकॉल ऐसा है कि उससे हम जाके नहीं मांगते, वो खुद आके देके जाएगा। तो हर कंपनी का अपना क्या है, मैकेनिज्म है। तो या तो फिर इसमें एचआर की जिम्मेदारी लगाओ कि उसको बोलेंगे कि अब तुम्हारी सैलरी नहीं क्लियर होगी। अच्छा, यूजुअली पता है क्या होता है, फाइनल सेटलमेंट कब होती है? जब एसेट्स की हैंडिंग ओवर हो जाती है। क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा, अब आप लोग एक काम ये करें, 5 मिनट का ब्रेक लेके आ जाओ, 5 मिनट बाद एग्जैक्टली हम रिपोर्ट शुरू कर रहे हैं, जल्दी।